बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आप लोगों को 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसमें आपको 2 किताब पढ़ना है। एक किताब का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और एक किताब का नाम है रेनबो सेकेंड। अब हम लोग रेनबो सेकेंड की बात करेंगे। रेनबो सेकेंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोज और एक पोएट्री, जिसको आप पोएम कहते हैं। पोएम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके अंतर्गत यानी पोएम से करीब करीब 4 पोएम्स की बात करें, उनसे कुछ लाइन को दिया जाता है और उस लाइन को आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है। अब कभी कभी ये जो पंक्ति होती है, जो पोएम का जो लाइन होता है, वो मतलब 2 या 3 लाइन का होता है और उसको अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये पोएट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पोएम से, प्रोज से भी पूछा जाता है, लेकिन आज हम प्रोज की बात नहीं करेंगे, पोएट्री की बात करेंगे। तो इसमें कुल 3 क्वेश्चन लिखे हैं। एक यहाँ पर है, ये 2 ये 3 हो गया। थोड़ा सा इसमें जगह की स्कार्सिटी है, उसमें आपको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसी 3 क्वेश्चन पर ही गौर कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये आपके कविता की पंक्ति है और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या सीखें, या इस पंक्ति के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट्स को कवि कौन सी बात बताना चाहता है। तो हम इसी की बात करते हैं, थोड़ा सब गौर करेंगे। Here lies a most beautiful lady। यह आपकी कविता की पंक्ति है, जिसको आपको अपने लैंग्वेज में या अपनी भाषा में या अपने विद्यार्थी की भाषा में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि इसको बहुत हम इजी वे में लिख दिए ताकि आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़े। गौर करते हैं। दीज लाइन्स मीन्स ये पंक्तियां, यानी कौन सी पंक्तियां। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हम इस पंक्ति की बात कर रहे हैं। दीज लाइन्स ये पंक्तियां हैव बीन टेकन मीन्स ली गई है, फ्रॉम दी पोएम मीन्स कविता से। अब सवाल होता है किस कविता से। एन एपिटाफ मीन्स एन एपिटाफ, यानी ये पंक्तियां एन एपिटाफ कविता से ली गई है। दैट हैज बीन रिटन, यानी यहां पर कुल मिलाकर के 4 वर्ड्स हैं। दैट हैज बीन रिटन, जो लिखी गई है बाय अ ग्रेट पोएट मीन्स महान कवि के द्वारा, और वाल्टर डी लामेयर मीन्स वाल्टर डी लामेयर, जो महान कवि वाल्टर डी लामेयर के द्वारा लिखी गई है। ये पंक्तियां एन एपिटाफ कविता से ली गई है, जो महान कवि वाल्टर डी लामेयर के द्वारा लिखी गई है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत हम आपको धीमा बोले ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो भाई। चलिए देखते हैं। दी पोएट वांट्स, कवि चाहता है। सवाल होता है कवि क्या चाहता है। तो टू से देखिए वहां पर दी पोएट वांट्स के बाद आप यहां पर चले आइए। टू से कवि कहना चाहता है। अब सवाल होता है कैसे कहना चाहता है। थ्रू दीज लाइन्स, मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से, यानी हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है। अब ये क्या कहना चाहता है कवि, हम इस बात पर गौर करते हैं। थोड़ा सा बेटा यहां पर आप लोग कॉमा डाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। There was a most beautiful lady। There was मीन्स थी, a मीन्स एक, most मतलब बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर, लेडी मीन्स महिला, एक बहुत ही सुंदर महिला थी। दैट इज नो मोर, दैट देख रहे हैं ना, दैट इज नो लिखने के बाद बेटा यहां पर मोर पर आप लोग चले आइए। जो अब नहीं रहे इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस संसार में, जो अभी संसार में नहीं रहे। अगली लाइन है यहां पर से
और यहां पर आपको फुल स्टॉप डाल लेना है। सी इज लाइंग, वह पड़ी हुई है, या यूं कह ले कि वह लेटी हुई है, या यूं कह ले कि वह आराम कर रही है, मगर कहाँ, तो इन द ग्रेव मतलब कब्र में, यानी कब्रिस्तान में, यानी वह कब्र में लेटी हुई है, या वह कब्र में पड़ी हुई है, या वह कब्र में आराम कर रही है। आगे देख लेते हैं। व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वह, वाज मतलब थी, जब वह थी, क्या थी, तो अली मतलब जीवित थी, जब वह जीवित थी। सी वाज इन द हैबिट ऑफ, सी मतलब उसे, और रही बात यहाँ पर वाज इन द हैबिट ऑफ की, तो वाज इन द हैबिट ऑफ का मानिंग होता है आदत था, मूविंग मतलब घूमने का, हेयर एंड देयर का मानिंग होता है इधर उधर, तो जब वह जीवित हुई तो उसे इधर उधर घूमने का आदत था। आगे देख लेते हैं। टू मीन्स जहां तक बात है, दी पोएट मतलब कवि की, जहां तक कवि की बात है, कौन से कवि की, तो वाल्टर डी ला मेयर मीन्स वाल्टर डी ला मेयर की। तो जहां तक कवि की बात है, सी वाज माई बिलवड, सी वाज माई बिलवड, वह मेरी प्रेमिका थी। ये कवि अपने बारे में कह रहा है कि वह महिला जो थी वो मेरी प्रेमिका थी। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, दैट मीन्स जो, वाज मतलब थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब सबसे सुंदर महिला, ऑफ द वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिम देश की। जहां तक कवि की बात है, या जहां तक कवि अपने विषय में कहता है कि वह मेरी प्रेमिका थी, जो पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला थी। दैट मतलब जो, वाज मतलब थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब सबसे सुंदर महिला, ऑफ द वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिम देश की। तो आपका एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अगली क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। ब्रोकन एट रिबेलियस, ब्रोकन एट रिबेलियस आई सोर दिस टाइम। अब यहां पर गौर कर लेते हैं। ये आपकी पंक्ति है, ये कविता की पंक्ति है, और इस पंक्ति को आपको फायर हिम से लिया गया है। इसमें भी बस वही कहा गया है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या सीखे, क्या समझे, या इस पंक्ति के माध्यम से कवि आपको कौन सी बात बता रहा है, कौन सी शिक्षा दे रहा है। चलिए हम उस पर गौर कर लेते हैं, मुझे कौन सी शिक्षा मिल रही है, क्या समझे इसके बारे में हम। इसमें भी यही कहा गया है कि दीज लाइन्स मतलब ये पंक्तियां हैव बीन टेकन मीन्स ली गई है, ये पंक्तियां ली गई है फ्रॉम दी पोएम मतलब कविता से, ये पंक्तियां कविता से ली गई है, मगर कौन सी कविता, तो फायर हिम मतलब फायर हिम। बेटा इसको हम हाइमन लिखेंगे, मगर हाइमन पढ़ना सरासर गलत है, इसको हम हिम पढ़ेंगे। फायर हिम मतलब आग की वंदना, आग की स्तुति, आग के गीत। तो ये पंक्तियां फायर हिम कविता से ली गई है। दैट हैज बीन रिटन, जो लिखी गई है, बाय ए ग्रेट पोएट मतलब महान कवि के द्वारा, कैन दारूवाला मीन्स कैन दारूवाला। तो ये पंक्तियां फायर हिम कविता से ली गई है, जो महान कवि कैन दारूवाला के द्वारा लिखी गई है। थ्रू दिस लाइन्स मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से। किन पंक्तियों की बात हो रही भाई वहां पर, जो ये रेड कलर में लिखा वो ब्रोकन एट रिबेलियस आई सोर दिस टाइम, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से ये बात हो रही है कि थ्रू दिस लाइन्स मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से, दी पोएट मीन्स कवि, फील्स मतलब आभास होता है, हिमसेल्फ माने अपने आप में, यानी कवि को अपने आप में आभास होता है, या कवि को अपने आप में अनुभूति होती है, या कवि को अपने आप में एक बात का अनुभव होता है। अब किस बात की कवि को अनुभव होती है वो गौर करते हैं। दैट मीन्स की, द फायर इज टेलिंग हिम, आग उससे यह कह रही है, द फायर इज टेलिंग हिम, आग उससे यह कह रही, यानी आग कवि से कह रही है। हालांकि आग तो बोलेगा कवि नहीं, कवि खुद अपने आप में खोया हुआ है, और उसे ऐसा लग रहा है कि आग मुझे कह रही है। अब क्या कह रही है उसके मन में, वो आप गौर करते हैं। ये कह रही है कि यू आर फॉरगिवन, यू मतलब तुम्हें, आर फॉरगिवन मीन्स क्षमा किया जाता है, टू द सीन ऑफ द वायोलेशन ऑफ द पारसी कोड मतलब तुम्हें पारसी चलन के रीति रिवाज के उल्लंघन करने के पाप से क्षमा किया जाता है। तुम्हें पारसी चलन के रीति रिवाज के उल्लंघन करने के पाप से क्षमा किया जाता है। अगली सेंटेंस देख लेते हैं। दी पोएट इज ब्रोकन, दी पोएट इज ब्रोकन इंटरनली, कवि
अंदर से टूट चुका है ड्यू टू कैलामिटी फॉलन ऑन हिम का मानी होता है विपत्ति बस, यानी उसके अपने ऊपर मुसीबत आने के कारण, या यूँ कह ले कि कभी विपत्ति बस या मुसीबत के कारण अंदर से टूट चुका है। अंदर से टूटने की बात यहाँ पर यह है कि कवि की हिम्मत टूट गई है। आगे के लाइन में देख लेते हैं, ही मीन्स वह, सिवर्स मीन्स कसम खाता है। और थोड़ा सा अब एक बात और गौर कर लेते हैं, जिस तरह बेटा हम गो का वेंट लिखा करते हैं, प्ले का प्लेड लिखा करते हैं, कम का केम लिखा करते हैं, तो ये जो सिवर्स है इसका V2 यहाँ पर है, थोड़ा सा गौर करेंगे। सोर्ड, SWORD, सोर्ड। सिवर्स का V2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सोर्ड है। जिस तरह गो से वेंट बना उसी तरह सिवर्स से क्या बना, ये सोर्ड बना। ही मीन्स वह, सिवर्स मीन्स कसम खाता है। फीलिंग दिस कमेंट ऑफ फायर का मानी होता है आग के इस टिप्पणी से क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के दिस टाइम मतलब यह समय, इज नेवर टू वायोलेट दी पारसी कोड, यह समय पारसी चलन के उल्लंघन करने का नहीं है। तो ये आपके दो पंक्ति तो समझ में आ गया होगा। अब आप थर्ड क्वेश्चन पर गौर करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से आपको एक ही पंक्ति को एक्सप्लेन करना है। अब कौन सी पंक्ति आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको बतला देता हूं, आप वहां से याद करने की कोशिश करेंगे। मैकविटी, देयर्स नो मोर लाइक मैकविटी। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। मैकविटी, देयर्स नो वन लाइक मैकविटी। ये भी आपके कविता की पंक्ति है। ये जो पंक्ति आपको मैकविटी द मिस्ट्री कैट, आप एक पोएम पढ़े होंगे, उस पोएम से इस पंक्ति को लिया गया है। थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। इसमें भी वही बात है कि इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या सीखे, या इस पंक्ति के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, या आपको कभी कौन सी बात बताना चाहते हैं, गौर कर लेते हैं। T.S. एलियट मीन्स T.S. एलियट, यानी मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो पोएम है, इसके पोएट जो है वह T.S. एलियट है। तो क्या कहते हैं, गौर करते हैं। T.S. एलियट मीन्स T.S. एलियट, सेज मीन्स कहते हैं, T.S. एलियट कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो थ्रू दिस लाइन मतलब इस पंक्ति के माध्यम से। ये हालांकि एक ही लाइन की पंक्ति है, इसलिए यहाँ पर हम दिस लाइन्स न लिख करके दिस लाइन लिख दिए हैं। तो T.S. एलियट इस पंक्ति के माध्यम से यह कहते हैं कि मैकविटी मतलब मैकविटी का हैज़ नो पीर का मानी होता है बराबरी। पीर मतलब बराबरी, या कहते हैं ना कि इस लड़का का तो जोड़ा ही नहीं है, इस सामान का तो जोड़ा ही नहीं है, या जोड़ ही नहीं है, यानी मैच ही नहीं है। तो मैकविटी हैज़ नो पीर, यानी मैकविटी का कोई बराबरी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो कि यहाँ पर हम PER पीर न लिखे, तो आप इसको मतलब मिटा करके आप मैच भी लिख सकते हैं। दोनों वर्ड सेम टू सेम है, आप किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पोएम में पीर वर्ड ही डाला गया है, इसलिए मैं पीर को लिख दिया हूँ। तो मैकविटी हैज नो पीर मतलब मैकविटी का कोई जोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। मगर कहाँ पर नहीं भाई, तो इन द फील्ड ऑफ क्राइम का मानी होता अपराध की दुनिया में, यानी मैकविटी का अपराध की दुनिया में कोई जोड़ा नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, या इसके बराबरी का कोई नहीं है। आगे देख लेते हैं। इट मीन्स यह कॉमिट्स मतलब कॉमिट्स क्राइम मतलब अपराध करता है। यह अपराध करता है कौन, यानी मैकविटी नाम की जो एक बिल्ली है, हम उस बिल्ली की बात कर रहे हैं कि इट कॉमिट्स क्राइम, यह अपराध करती है। एंड लीव्स नो क्लू, और कोई सुराग नहीं छोड़ता है। एक वर्ड थोड़ा सा हम डाल देते हैं, बिहाइंड इट, BEHIND, बिहाइंड लिखने के बाद आप यहाँ पर ही डालेंगे, यानी अपने पीछे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।